जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय विश्लेषण क्या होता है। प्रबंध लेखांकन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके थे। प्रबंध लेखांकन के अर्थ पढ़ चुके थे, विशेषताएं हम इस प्रबंध लेखांकन की पढ़ चुके थे, प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र पढ़ चुके थे और प्रबंध लेखांकन की तकनीकें पढ़ चुके थे। जहां हम प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में एक पॉइंट था वित्तीय विश्लेषण, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वित्तीय विश्लेषण। देखिए, वित्तीय विश्लेषण को समझने से पहले सबसे पहले हमारे पास जरूरी है यह समझना कि वित्तीय क्या होता है और विश्लेषण क्या होता है। अगर इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ें तो इन दोनों का क्या संबंध हो। सबसे पहले तो आ गया वित्त। वित्त से ऐसी चीज जो वित्त से संबंधित हो या जिसे वित्त के रूप में नापा जा सके। दूसरी है विश्लेषण। विश्लेषण क्या है? किसी पदार्थ या किसी अन्य बात को पहले तो विभिन्न आधार पर अवयवों में बांटना। पहले तो किसी पदार्थ या किसी बात को पहले तो विभिन्न आधार पर बांटना, उसके बाद में क्या करना, उनमें आपस में संबंध स्थापित करना। तो विश्लेषण क्या हुआ? किसी पदार्थ या बात को विभिन्न आधार पर बांटना, उसके बाद में उनका आपस में संबंध स्थापित करना, और संबंध स्थापित करने के बाद में जो परिणाम निकलेगा वह क्या होगा? विश्लेषण का परिणाम। जैसे एग्जाम्पल, जो बैलेंस शीट है उसको विभिन्न आधार पर बांट देते हैं, जैसे करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स असेट्स, इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेप्ट। इस तरह से हमने इनको विभिन्न भागों में विभिन्न आधार पर बांटा है। तो जरूरी नहीं सिर्फ यही हिस्से, और भी हो सकते हैं। हम ऐसे P&L अकाउंट को भी बांट सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, फाइनेंशियल एक्सपेंसेज, इन्वेस्टिंग एक्सपेंसेज, ऐसे उसको भी बांट सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ें देखी। उसके बाद में है इनका आपस में संबंध। आपस में संबंध रखने के लिए एक तो रेशियो को काम में ले सकते हैं। आप रेशियो को काम में ले सकते हैं ना। जैसे करंट रेशियो निकालना है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का आपस का संबंध स्थापित करता है। जैसे डेब्ट इक्विटी निकालना है तो डेब्ट और इक्विटी के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो जो किसी भी पदार्थ या किसी भी तत्व को या किसी भी चीज को विभिन्न आधारों पर बांटना और उनमें आपस में संबंध स्थापित करना, वह क्या कहलाता है? विश्लेषण। और जो संबंध स्थापित करने का जो परिणाम आता है वह क्या होता है? विश्लेषण का परिणाम। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत इस परिणाम के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। तो ये सब चीजें अगर विश्लेषण की प्रक्रिया वित्त के संबंध में की जाएगी तो वह क्या हो जाएगा? वित्तीय विश्लेषण। ये वित्त के संबंध में भी कर सकते हैं, चित्त के संबंध में भी कर सकते हैं। तो अब इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। किसकी? वित्तीय विश्लेषण की।
एक परिभाषा तो बता दी मैंने, किसी पदार्थ या किसी तत्व को विभिन्न आधारों पर बांटकर उनमें आपस में संबंध स्थापित करके उनका परिणाम प्रस्तुत करने की क्रिया क्या कहलाती है? वित्तीय विश्लेषण कहलाती है। तो इसके संबंध में क्या करते हैं, वित्तीय विश्लेषण क्या करता है, जो विवरण है ना, अपने विवरण स्टेटमेंट्स, P&L और बैलेंस शीट, उनके जो भी तत्व हैं उनको अपनी सुविधा से वर्गीकृत करती है। तो लिखते हैं इसको थोड़ा सा, प्रबंध लेखांकन के संदर्भ में वित्तीय विश्लेषण से तात्पर्य प्रबंध को निर्णय लेने के उद्देश्य से निर्णय लेने में सहायता प्रदान, सही है, में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, या ऐसे भी कर सकते हो, प्रबंध के कार्य में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से क्या करती है, विवरणों को वर्गीकृत करके उनमें संबंध स्थापित करती है। और परिणाम बताती। तो वित्तीय विश्लेषण क्या हो गया, प्रबंध लेखांकन के संदर्भ में यहाँ पे हम वित्तीय विश्लेषण पढ़ रहे हैं कि वित्तीय विश्लेषण से तात्पर्य प्रबंध में निर्णय लेने या प्रबंध के कार्य में सहायता देने। ठीक है, निर्णय और कार्य, प्रबंध के कार्य शब्द ज्यादा बड़ा है, प्रबंध के कार्य में सहायता प्रदान करने। मैंने प्रबंध लेखांकन की परिभाषा में ही आपको यह बात बताई थी कि प्रबंध लेखांकन का कार्य क्या है, प्रबंध को निर्णय लेने में या प्रबंध के कार्यों में सहायता प्रदान करना। तो प्रबंध को निर्णय लेने में या प्रबंध के कार्यों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विवरणों को वर्गीकृत किया जाता है। जो भी हमारे विवरण हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है और उनमें संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे अभी बताया था मैंने, विवरणों को वर्गीकृत करके कैसे, जैसे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज अलग निकाल ली, फिक्स असेट्स अलग निकाल ली, इक्विटी अलग निकाल ली, तो इक्विटी टू फिक्स असेट्स रेशियो निकालना है तो इक्विटी बटे फिक्स असेट्स। इस तरह से बात करें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की, वो किसके साथ डील करता है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। तो हमें कैश अकाउंट या फिर हमारे बैलेंस शीट और P&L, इन सभी की मदद से हमें क्या निकालनी पड़ेंगी, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो। तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो में विवरण पत्र को वर्गीकृत करके उनमें संबंध स्थापित करती हैं और परिणाम बताती हैं। सबसे बड़ी बात परिणाम बताती हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होता है और फिर परिणाम। यह था वित्तीय विश्लेषण की परिभाषा।
इसके बाद में हम थोड़ी सी इसकी उसके बारे में बात करते हैं, इसके क्या क्या तत्व आ गए इसके अंदर। देखिए इस परिभाषा में ही बात करें तो इसके अंदर क्या क्या तत्व आए। पहला था अवयवों का चयन। अवयवों का चयन से क्या तात्पर्य है, देखिए यहाँ पे वित्तीय विवरणों को वर्गीकृत किया जाता है। तो आप जिस भी टेक्निक्स का प्रयोग कर रहे हैं उस टेक्निक्स के लिए जिन अवयवों की आवश्यकता है, हम उनको जिस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं उस तकनीक में जिन जिन अवयवों की आवश्यकता है उनको हम सेलेक्ट करेंगे। सही बात है। अवयव मतलब जैसे एलिमेंट मान लो एक, तो जैसे बैलेंस शीट में आपको रेशियो एनालिसिस करना है तो आपको लिक्विड रेशियो निकालना है, तो आपके लिए अवयव क्या क्या हो गए, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, एक तरह से लिक्विड एसेट्स बोल दो, ये आपके लिए एक तरह से नहीं लिक्विड एसेट्स ही बोलो, ये आपके लिए क्या हो गए, अवयव हो गए। तो पहला काम क्या, जिस भी तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं उस तकनीक के लिए आवश्यक अवयवों का चयन करना है कि किन आधार पर उनको वर्गीकरण किया गया है और उनके लिए कौन कौन से अवयव आवश्यक हैं। फिर दूसरी प्रक्रिया क्या है, संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करने के लिए इनमें आपस में कोई ना कोई मैथमेटिकल या स्टैटिकल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसे इनका अनुपात निकाय लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें एक मैथमेटिकल प्रक्रिया का भाग लिया गया, काम में लिया गया है। तो संबंध स्थापित करने के लिए हमें क्या करना है, या तो किसी स्टैटिकल टेक्निक का प्रयोग करना है या किसी मैथमेटिकल टेक्निक का प्रयोग करना है। तो इनमें आपस में संबंध स्थापित होंगे। जैसे आपकी बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो उसमें हम वर्किंग कैपिटल के चेंज की बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल के चेंज की। तो उसके लिए अगर बात करें तो उसके लिए हमारे अवयव क्या क्या हो गए, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज। अब चेंज कैसे निकालेंगे, इन दोनों उनमें परिवर्तन निकालेंगे। उसके बाद में हमारा तीसरा है मूल्यांकन। मूल्यांकन परिणाम को परिभाषित करता है, मूल्यांकन परिणाम को परिभाषित करता है कि जो संबंध स्थापित किए उसका जो भी परिणाम आया उसका हम मूल्यांकन करेंगे कि वास्तव में स्थिति कैसी है। यह पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मूल्यांकन। अब इसकी एक परिभाषा और लिख लेते हैं। लिखो, फिरे एंड मिलन के अनुसार फिरे एंड मिलन क्या कहते हैं, वित्तीय विश्लेषण में निश्चित योजनाओं के आधार पर, जो भी हमारी योजनाएं हैं उनके आधार पर तथ्यों को विभाजित किया जाता है और जो भी परिस्थिति है उनके आधार पर उनकी वर्ग रचना करने की, जो भी परिस्थिति है उनके आधार पर उनको वर्ग रचना करने एवं सुविधाजनक पठनीय बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वित्तीय विश्लेषण। तो लिखो, वित्तीय विश्लेषण में अपनी योजना अनुसार तथ्यों को
विभाजित करके परिस्थितियों के मुताबिक उनको पठनीय एवं सरल बनाने की प्रक्रिया है। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले थोड़ी सी चीजें और देखते हैं। आपके 9th क्लास में 60% नंबर आए, 10th में 65 आए, 11th में 70 आए, 12th में 74% आए। अब मैं सिर्फ एक साल की डाटा लिख दूं आपको कि आपके 74% नंबर आए, तो इसको समझने में आसानी नहीं है ना कि हाँ बस 74% आए, हम सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं। लेकिन पिछले 4 सालों की डाटा पढ़ेंगे तो हाँ बच्चे की निरंतर पढ़ाई में बच्चा अच्छा हो रहा है, ये चीज़ हम समझ पाएंगे ना इससे। तो वित्तीय विश्लेषण क्या करता है, अपनी तथ्यों को विभाजित करके परिस्थिति के मुताबिक पठनीय एवं सरल बनाने की प्रक्रिया है। पठनीय जिन्हें एक आम आदमी पढ़ सके और सरल और समझ सके, यह बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वित्तीय विश्लेषण। वित्तीय विश्लेषण की परिभाषा के बाद में हम पढ़ते हैं वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य। वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य। अब जो हम ये वित्तीय विश्लेषण करते हैं, हम ये क्यों करते हैं, अब इसकी सबसे पहले बात करते हैं तो हम ये पहला उद्देश्य है इसका शोधन क्षमता का पता लगाने के लिए। तो यहां पर एक शब्द आया शोधन क्षमता। शोधन क्षमता से क्या तात्पर्य है, शोधन क्षमता से तात्पर्य यह है कि व्यवसाय की अपनी देयता को भुगतान करने की शक्ति, व्यवसाय की अपनी देयताओं को भुगतान की शक्ति, कि व्यवसाय अपनी देयताओं को कितने समय में भुगतान कर रहा है। यह हम किसमें, जैसे मान लीजिए व्यवसाय ने 10 साल के लिए लोन लिया है, क्या हुआ है 10 साल में उसका भुगतान कर पा रहा है। व्यवसाय ने पूर्वाधिकार अंश है, उनका शोधन का समय है 10 साल, क्या 10 साल में व्यवसाय उनका शोधन कर पा रहा है। इस तरह की चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, शोधन क्षमता के अंदर। अब बात करते हैं शोधन क्षमता में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहली चीज हम पढ़ेंगे शोधन क्षमता में, क्या चालू संपत्तियां चालू दायित्व का भुगतान करने में समर्थ हैं, क्या चालू संपत्तियां चालू दायित्व को भुगतान करने में समर्थ हैं। चालू संपत्तियां, करंट असेट्स, चालू मीन्स क्लेवर नहीं, क्या करंट असेट्स चालू दायित्व का भुगतान करने में समर्थ है क्या, मतलब क्या हमारे पास वर्किंग कैपिटल की पूर्ति है या नहीं है।
यही तो बात हुई। जैसे चालू दायित्व हो गए आपके 1 लाख, और चालू संपत्तियां 1 लाख और चालू दायित्व 70,000। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल 30,000 की बच गई ना। तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास प्लस में है, मतलब चालू संपत्तियां चालू दायित्व का भुगतान कर पा रही हैं। लेकिन मान लीजिए ये हो जाए 50,000, वर्किंग कैपिटल माइनस में गई या नहीं गई? 20,000 रुपये हमारी क्या हो गई? वर्किंग कैपिटल माइनस में चली गई। मतलब हम 20,000 रुपये हमारे चालू दायित्वों का भुगतान करने के लिए हमारी लॉन्ग टर्म फंड से ले रहे हैं। हम 20,000 रुपये के चालू दायित्व का भुगतान करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म फंड का यूज कर रहे हैं। मतलब कि जो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताएं हैं वो आपकी जो लॉन्ग टर्म की हमारी कैपिटल जो वित्त के स्रोत हैं उनसे पूरी की जा रही है। जो लॉन्ग टर्म के वित्त के स्रोत जैसे इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, जबकि ऐसा होना चाहिए कि जो चालू दायित्व हैं उनका भुगतान चालू संपत्तियों द्वारा कर दिया जाना चाहिए। अगला, क्या चालू दायित्व का भुगतान तरल संपत्तियां कर सकती हैं? ये तो थी चालू संपत्तियां। क्या तरल संपत्तियां, लिक्विड एसेट्स, इस चीज की भी जांच हम किस में करेंगे? वित्तीय विश्लेषण में। तरल संपत्तियां वो होती हैं जो करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देते हैं तो हमारी तरल संपत्तियां यानी लिक्विड एसेट्स आती हैं। अब बात करें लिक्विड एसेट्स की डेफिनेशन की। तरलता शब्द का मतलब होता है जिसे आप कितनी आसानी से कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यह चीज़ तरलता को निर्धारित करती है। ठीक है। इसके अलावा क्या ऋण पत्रों का समय पर शोधन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? जो कंपनी के डिबेंचर्स हैं उनका शोधन किया जा रहा है अथवा नहीं, उन पे ब्याज दिया जा रहा है अथवा नहीं, और क्या ब्याज पूर्व निर्धारित दर से दे पाएंगे या नहीं। अन्य चीज पूर्वाधिकार अंशों का शोधन इसी तरह से। तो शोधन क्षमता की पता लगाने के लिए हमें इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम लाभदायकता की। पहला पॉइंट हो गया वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य। अगला बिंदु है हमारा लाभदायकता। कि वित्तीय विश्लेषण हमें लाभदायकता का पता करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। कि कौन को, जैसे संस्था में अलग अलग तरह के लाभ होते हैं, यह सकल लाभ का पता लगाता है, शुद्ध लाभ का पता लगाता है, परिचालन लाभ का पता लगाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इनका पता वित्तीय उनसे पता चल जाता है। लेकिन इनका विश्लेषण हो जाता है इसमें कि सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सेल्स का नेट प्रॉफिट कितना है, सेल्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। तो हमें लाभदायकता के लिए एक आधार मिल जाता है। और जैसे 2 वर्षों के लाभ की बात करनी हो, 2019 और 2020, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख है, इसमें 12 लाख है। तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 12 लाख होता और ये 10 लाख होता, तो हम क्या पता लगाते? ग्रॉस प्रॉफिट घटा है। ये हम किससे पता लगा पाए? वित्तीय विश्लेषण की तकनीकों से पता लगा पाए। कौन सी तकनीक काम में आई यहाँ पर? समानाकार बैलेंस शीट, जो तुलनात्मक बैलेंस शीट, कंपैरिजन बैलेंस शीट, और एक वर्ष से ही तुलना करते हैं उसमें समानाकार बैलेंस शीट या रेशियो एनालिसिस। तो हम यह पता कर सकते हैं कि हमारी लाभदायकता बढ़ी है या कम हुई है, और यह पता कर सकते हैं कि बिक्री का कितना प्रतिशत लाभ है, हमारी संपत्तियों का कितना प्रतिशत लाभ है, और
और यह पता कर सकते हैं कि जो हमारी पूंजी है, कुल पूंजी, उनका कितना प्रतिशत लाभ है। तो लाभदायकता के अंतर्गत हम इन चीजों के बारे में विश्लेषण करते हैं। अगला बिंदु है हमारा वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत हम यह बात समझते हैं कि किसी संस्था के पास वित्तीय शक्ति कितनी है। उसके पास वित्तीय शक्ति किन किन चीजों से पता चल सकती है। उसके वित्त के स्रोत क्या क्या है, उपलब्धता कितनी है, आवश्यकता पड़ने पर जो उसका इमरजेंसी आपातकालीन समय में उनका कोष का क्या साधन है, आपातकालीन समय में उसके फंड का क्या साधन है, वो फंड कहाँ से प्राप्त करेगा। अगर मान लीजिए किसी आदमी के पास बहुत सारे वित्त के स्रोत हैं और किसी एक ए विकल्प के पास तो जैसे वित्त के बहुत सारे स्रोत हैं, बी के पास सिर्फ 2 ही स्रोत हैं, तो डेफिनेटली पावर है कि यह ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो वित्तीय विश्लेषण क्या क्या बताता है कि वित्तीय शक्ति कितनी है, किन किन स्रोतों से वित्त ले सकता है, वित्त की उपलब्धता कितनी है। और एक समय में ऐसा भी तो हो सकता है कि वित्त इतना पड़ा रहे कि काम ही नहीं आ रहे। वित्त की अगर पूर्ति हो जाए तो वह संस्था वित्तीय शक्ति के रूप में जानी जाएगी। जो वित्त है उसकी पूर्ति हो जाए, यही तो बात है ना। क्या बात करते, अगर हमें खाने की पूर्ति मिल जाए तो हम कह सकते हैं हम खाने के मामले में शक्तिशाली है, जैसे क्योंकि हमें समय पर खाना मिल जाता है। उसी तरह से यहाँ पे कि अगर वित्त की पूर्ति समय पर हो रही है तो ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला जो बिंदु है वह यह है प्रवृत्ति। जो अगला बिंदु है वह है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति यानी ट्रेंड। प्रवृत्ति क्या करता है, गत वर्षों के साथ जो पिछले वर्ष हैं उनके साथ क्या करता है, तुलना करता है। जो आपके पिछले वर्ष हैं, पिछले वर्षों से तुलना, दूसरी चीज से प्रत्येक मद की तुलना करता है। प्रत्येक मद की तुलना करता है। जैसे हर एसेट्स देखेगा पिछली साल कितनी थी, इस साल कितनी है। ठीक है कि व्यवसाय कितना बढ़ा है और कितना कम हुआ, इस चीज का हम कहाँ पे पता लगाते हैं कि प्रवृत्ति। तो वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि व्यवसाय की प्रवृत्ति कितनी है। अगला बिंदु है वह है प्रबंध की कुशलता। प्रबंध की कुशलता किस पर निर्भर करती है, परिणामों पर निर्भर करती है। तो इसके लिए 2 तकनीकें अपनाई जाती हैं। जो वित्तीय विश्लेषण है इसमें अंतःफर्म तुलना और अंतराफर्म तुलना या उद्योगों के साथ तुलना, उद्योग तुलना के अंदर आंतरिक ही तुलना करते हैं, स्वयं मूल्यांकन करते हैं। स्वयं मूल्यांकन वो कैसे भी किया जा सकता है, बजट के आधार पर भी किया जा सकता है। हमने बजट इतना बनाया था, हमने बजट बनाया था 1 करोड़ की सेल्स होगी, 1 करोड़ की नहीं हुई। एक तो बजट के आधार पर किया जा सकता है, और किस आधार पर किया जा सकता है,
लाभदायकता के आधार पर किया जा सकता है। पिछले वर्ष में हमारा लाभ इतना था, इस वर्ष हमारा लाभ कम हुआ है। कम हुआ तो प्रबंध कुशल नहीं है, अगर ज़्यादा हुआ है तो हाँ प्रबंध कुशल है। लेकिन सिर्फ लाभ ज़्यादा हुआ है, सिर्फ इसी एक मानक या इसी एक स्टैंडर्ड के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि प्रबंध कुशल है। जैसे एक बार समझिए, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन आईटी इंडस्ट्री है। आईटी इंडस्ट्री में एक कंपनी है ए, जिसका प्रॉफिट 10% से बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो पूरी की पूरी आईटी का उद्योग है, आईटी का, उसका ओवरऑल प्रॉफिट अन्य सभी कंपनियों का, आईटी की कंपनियों का प्रॉफिट 15% बढ़ता है, तो आप क्या कहेंगे? प्रबंध कुशल है। चलो वह स्वयं मूल्यांकन में तो कुशल है कि हमारा लाभ 10% से बढ़ गया, लेकिन हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें, अगर हम पूरे उद्योग की बात करें तो उद्योग के 15% बढ़ गए। यही तो बात हुई ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उद्योग से तुलना करनी पड़ती है कि मतलब अन्य कंपनियों के साथ, अन्य उसी उद्योग की अन्य कंपनियों के साथ। क्या करनी पड़ेगी? तुलना। उनकी हम पता करेंगे उनका लाभ कितना प्रतिशत बढ़ा, हमारी कंपनी का लाभ कितना प्रतिशत बढ़ा, उनका विक्रय कितना बढ़ा, हमारा विक्रय कितना बढ़ा, हमारे वित्त के साधन कितने बढ़े, उनके वित्त के साधन कितने बढ़े। तो इनका क्या करेंगे? अन्य कंपनियों के साथ स्वयं की कंपनी की तुलना करेंगे और पता करेंगे उनसे ज़्यादा बढ़ा है या कम बढ़ा है, या उनसे अच्छी स्थिति में हमारी कंपनी है या नहीं। तो अगर हमारी कंपनी उनसे अच्छी स्थिति में है तो हमारा प्रबंध क्या है? कुशल है। जैसे यहाँ पे हम तो सिर्फ इतनी बात पढ़ते हैं कि लाभ 10% बढ़ा, इस इतनी बात पढ़ के तो हम ये लगेंगे प्रबंध कुशल ही है। लेकिन ये लाइन और पढ़ते हैं नीचे कि लाभ अन्य इंडस्ट्री के अंदर लाभ कितना बढ़ा है, मान लीजिए 15% बढ़ा है। तो इसका तो यह मतलब हुआ ना कि इंडस्ट्री का लाभ तो 15% बढ़ा, आपकी कंपनी का लाभ 10% बढ़ा, तो आपके प्रबंध में कहीं ना कमी है। ये तो वो हो गई कि स्कूल में पापा मेरे इस बार 90% आए, तो बोले और बच्चों की कितनी है? बोले 90 ही कम किसी से नहीं है। वो वाली बात हो गई। तो अब आगे बात करते हैं, हम इसमें प्रबंध की कुशलता को तय कर लेते हैं। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं कि भावी कार्यवाही का निर्धारण, अगला बिंदु है। मतलब इतनी देर तो हम जो वर्तमान में जो आंकड़े हैं वो पहले के आंकड़ों का क्या कर रहे थे? हम विश्लेषण कर रहे थे। अब विश्लेषण क्या यहाँ पे कि इसमें जो आपके भविष्य में आगे नीति का निर्धारण करोगे, कोई नियोजन करोगे, तो उसमें नियोजन में सहायता प्रदान करेगा, बजट बनाने में सहायता प्रदान कर देगा, मानक तय करने में सहायता प्रदान करेगा, विभिन्न प्रकार के सूचकांक को तय करने में आपकी सहायता प्रदान करेगा। ये थे वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य। आगे हम पढ़ते हैं वित्तीय विश्लेषण की क्या प्रक्रिया होती है। वित्तीय विश्लेषण की प्रक्रिया। देखिए, वित्तीय विश्लेषण की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वित्तीय विश्लेषण की सीमा का निर्धारण तय करते हैं। विश्लेषण की सीमा का
निर्धारण। इसके अंतर्गत क्या है कि जो हम विश्लेषण करने वाले हैं उनका कहाँ तक करेंगे। अब ये किसी चीज व्यवसाय किसी भी चीज़ की कोई वो लिमिट नहीं है, तो हम एक लिमिट तय कर देते हैं, एक सीमा तय कर देते हैं कि हम वहाँ तक क्या करेंगे, विश्लेषण का कार्य करेंगे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है वित्तीय विवरणों का अध्ययन करेंगे। पहले हमने तय कर लिया कि कहाँ किस लेवल तक अपने को क्या करना है, विश्लेषण करना है। दूसरे बात क्या करेंगे, वित्तीय विवरणों का अध्ययन क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि इनका वर्गीकरण करके अपने को क्या करनी है, इनका वर्गीकरण करना है। विश्लेषण करने के लिए इनसे अपने को सूचनाएं लेनी है। सूचनाएं किन से मिलेंगी, वित्तीय विवरणों से। कई बार मैं भाई वित्तीय गलत लिख देता हूँ, तो सूचनाएं कहाँ से मिलेंगी, वित्तीय विवरणों से। इनका वर्गीकरण करना, इनसे विभिन्न तरह की सूचनाएं लेना है, वो वित्तीय विवरणों से। उसके बाद में बाहरी सूचनाओं का मान लीजिए अपने को विश्लेषण करने के लिए बाहर की किसी अन्य सूचनाओं की आवश्यकता है, बाहर की सूचनाओं की आवश्यकता है। बाहर की सूचनाएं जैसे कोई व्यवसाय खुद के व्यवसाय के साथ किसी उद्योग की तुलना करना चाहता है, अपने उद्योग की तुलना करना चाहता है। देखिए उद्योग शब्द का यह मतलब होता है कि एक तरह की कंपनियों का समूह है। जैसे आईटी का उद्योग का मतलब है जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो इसमें आ गई। सीमेंट उद्योग का मतलब है जितने भी सीमेंट तरह की कंपनियां हैं वो उसमें आ गई। तो एक व्यवसाय एक कंपनी अपने उद्योग के साथ तुलना करना चाहती है, तो हमको उद्योग की सूचनाएं भी चाहिएंगी ना। तो हम जो बाहर की सूचनाएं हैं उनको क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। सबसे पहले सीमा का निर्धारण करेंगे, उसके बाद में वित्तीय विवरणों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में जो बाहरी सूचनाएं हैं उनका एकत्रित करेंगे। अगला बिंदु है चौथा, सारगर्भित। सारगर्भित करेंगे। सारगर्भित कैसे, अब वित्तीय विवरण इतने बड़े हैं, बाहर की कंपनियों की सूचनाएं बहुत ज़्यादा हैं, अपने को तो वही सूचनाएं चाहिए जो अपने को आवश्यक हैं और एक शॉर्ट फॉर्म में चाहिए। तो विश्लेषण करने के लिए, तो विश्लेषण करने के लिए अपनी सुविधा से उनको क्या करना है, सारगर्भित करना है। ठीक है, संक्षिप्त में बनाना है उनको। अगला पॉइंट है इनका, देखिए यहाँ पे हमने सूचनाएं पूरी इकट्ठी कर ली, अब हम करते हैं तुलना। तुलना और विश्लेषण। कई लोग इन दोनों को अलग अलग बिंदुओं में बांटते हैं, हम एक ही साथ बांट रहे हैं कि पहले तो हम यह देखेंगे हमारे पास सभी तरह की सूचनाएं आ गई, उनको अलग अलग बांट सारगर्भित भी कर लिया। मतलब परिभाषा क्या थी, वित्तीय विश्लेषण से तात्पर्य क्या है, जो अपनी सुविधा से जो वित्तीय विवरण है उनकी सूचनाओं को बांटना और उनमें विश्लेषण करके क्या करना, संबंध स्थापित करके परिणाम बताना। तो यहाँ पे तुलना में और विश्लेषण में हम क्या करेंगे, संबंध को स्थापित करेंगे। जो सूचनाएं हमने तय की हैं, जो सूचनाएं हमने प्राप्त करी है उनमें क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। अंत में हम क्या करेंगे, व्याख्या कर देंगे। जो भी परिणाम आया उस परिणाम की व्याख्या कर देंगे कि यह परिणाम, इस परिणाम के कारण क्या है, इस परिणाम के व्यवसाय पे असर क्या पड़ेंगे, क्या क्या कारण क्या है इस परिणाम की, मतलब जो भी कारण है उनकी व्याख्या करेंगे, असर क्या पड़ेंगे, इससे अच्छा परिणाम कैसे लाया जा सकता है, इन सब चीज़ों की क्या कर देंगे, व्याख्या। जो अलग अलग पक्ष है उनकी व्याख्या कर देंगे। यह थी वित्तीय विश्लेषण की प्रक्रिया।
आगे हम पढ़ते हैं वित्तीय विश्लेषण के प्रकार। देखिए वित्तीय विश्लेषण की दो तरह के प्रकार, दो आधार पर वित्तीय विश्लेषण को बांटा जाता है। एक तो कार्य प्रणाली के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर दो भागों में बांटते हैं हम। एक पहला तो क्षैतिज और दूसरा लंबवत, और जो एक है वो है सामग्री अनुसार बांटा जाता है। तो हम यहां पर पढ़ते हैं वित्तीय विश्लेषण के प्रकार। वित्तीय विश्लेषण के प्रकार। देखिए वित्तीय विश्लेषण को हम दो आधार पर बांट सकते हैं। पहला तो कार्य प्रणाली के आधार पर, दूसरा प्रयुक्त सामग्री अनुसार। देखिए कार्य करने के तरीके या कार्य प्रणाली के आधार पर जो वित्तीय विश्लेषण है वो दो प्रकार का है, क्षैतिज और लंबवत। ठीक है, अब क्षैतिज को कहते हैं गतिशील और लंबवत को स्थिर। अब इनका समझते हैं, क्षैतिज क्या होता है और लंबवत क्या होता है और इनमें क्या क्या आता है। देखिए नाम से पता चल रहा गतिशील, तो इसमें क्या करते हैं, विभिन्न वर्षों की आपस में तुलना की जाती है। विभिन्न वर्ष हैं उनकी आपस में तुलना की जाती है। जैसे 2009, 10, 11 और 12, इन सबके प्रत्येक मद की आपस में तुलना कर दी। कैसे कैसे कर सकते हैं, एक तो ऐसे निशान लगा सकते हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, सिर्फ इतना लगा के बोल दें। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका हम यह बता दें कि कितना प्रतिशत बढ़ रहे हैं, यह बता सकते हैं। एक तरीका क्या हो सकता है, फिगर में कितना बढ़ रहे हैं, अमाउंट में, राशि में कितना बढ़ रहे हैं, वह बता सकते हैं। या एक तरीका और क्या हो सकता है, किसी एक वर्ष को आधार मानकर हम सूचकांक के आधार पर तय कर सकते हैं। किसी भी एक वर्ष को हम क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, और उसके आधार पर आधार वर्ष मान लेते हैं कोई एक, और उसके आधार पर हम तुलना करते हैं। तो जो विभिन्न वर्ष हैं उनके आपस में विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्षैतिज या गतिशील। इसमें क्या क्या आता है, जैसे तुलनात्मक चिट्ठा, कंपैरिजन बैलेंस शीट आती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एक आता है इसमें प्रवृत्ति विश्लेषण, ठीक है। अब बात करते हैं लंबवत या स्थिर। लंबवत व स्थिर क्या करता है, ये सिर्फ एक ही वर्ष की बात करता है। क्या करता है, एक वर्ष की ही बात करता है कि एक वर्ष में किसी एक मद को, किसी एक आइटम को आधार मानकर उनकी एक आइटम को आधार मानता है, एक मद को आधार मानता है, और उसकी बची हुई मदों के साथ क्या करता है, तुलना या संबंध स्थापित करता है। वह क्या हो गई, लंबवत। इसमें आती है हमारी कॉमन साइज बैलेंस शीट, समानाकार चिट्ठा। अब देखिए इसमें तो सिर्फ एक ही वर्ष के आंकड़ों का प्रयोग किया गया, और इसमें कितने वर्ष के आंकड़ों का प्रयोग कर लिया हमने, अलग अलग 4-5 जितनी अपनी सुविधा अनुसार जितने उपलब्ध थे उन वर्षों का आंकड़ा हमने प्रयोग में ले लिया। अब बात करते हैं हम प्रयुक्त सामग्री अनुसार।
प्रयुक्त सामग्री अनुसार जो वित्तीय विश्लेषण है वो दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक, पहले ये तो हो गया आंतरिक, एक हो गया बाह्य। तो हम पहले समझते हैं आंतरिक। आंतरिक विश्लेषण वो है विश्लेषण होता है जो संस्था के अंदर के कर्मचारी करते हैं, या तो संस्था के अंदर का कोई व्यक्ति करता है, जैसे कोई कर्मचारी करता है, प्रबंध करता है, उसे तो क्या कहते हैं आंतरिक विश्लेषण। किस लिए करते हैं? निर्णय लेने के लिए। बाह्य विश्लेषण किसे कहते हैं? संस्था के बाहर का व्यक्ति विनियोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से क्या करता है? विश्लेषण करता है। हम किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो हम उस कंपनी के लिए अभी तक क्या है? बाह्य व्यक्ति हैं। तो हम उनके शेयर खरीदने के लिए उनके बैलेंस शीट का अध्ययन करेंगे और कुछ ना कुछ विश्लेषण तो निकालेंगे ही ना। तो अगर कोई बाह्य व्यक्ति, कोई ग्राहक, कोई लेनदार, कोई आपूर्तिकर्ता, अगर ये क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य विश्लेषण। और संस्था के कोई आंतरिक कर्मचारी हो गया, कोई प्रबंध हो गया, कोई अंशधारी हो गया, तो आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वित्तीय विश्लेषण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक वित्तीय विश्लेषण। यह थे हमारे वित्तीय विश्लेषण के प्रकार। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इसके बाद में हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह होगा रोकड़ प्रवाह विवरण। तो तैयार रहें अगली क्लास में कैलकुलेटर लेके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।